नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की सुन रहे हैं कि करीबन 150 वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, तो जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है जितने भी, वो लोग इसका फॉर्म जरूर डालिएगा। जीएस का पेपर थोड़ा सा इजी सा आता है और एक सीसेट का पेपर होता है। प्री का ये पैटर्न है जो सेम है लगभग सारे जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, एमपी पीसीएस हो। ठीक है, तो ये वाला लगभग पैटर्न सेम रहेगा। सीसेट वाले में ये मैं दोनों आपको पेपर देने जा रहा हूं। देखिए, जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर, ये आप देख लीजिए, इसमें आपको खुद आइडिया लग जाएगा कैसा है। तो जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब यूपी पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है वो फरवरी के पास आएगी और उसका पेपर होगा जुलाई में। तो जितने भी एग्जाम जो है आसपास वाले आप देते रहिए, कहीं भी जो है जॉब लगे, क्योंकि जॉब है कम और तैयारी करने वाले हैं बहुत ज्यादा। लगातार फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिएगा। इसका नोटिफिकेशन पिछली बार जब आया था तो हमने पूरी डिटेल दी थी। सिलेबस पूरा जो है वीडियो दे रखा हूं मैं, नोटिफिकेशन दे रखा हूं। मेंस में इसमें हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, जीएस भी होती है और ऑप्शनल पिछली बार 2 थे। इस बार नोटिफिकेशन आने पे बाकी चीजें क्लियर होंगी। फ्री वाला टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखिएगा, सब कुछ वहीं पे बताता रहूंगा। और ये वीडियो देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कैसा आता है पेपर और आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बस एक तरह से और अपॉर्चुनिटी है। देखिए, किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम का पेपर अगर मान लीजिए आप एलिजिबल हैं तो देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है और ये प्रैक्टिस होती है रियल एग्जाम की। मतलब रियल एग्जाम जैसी फीलिंग में ना आपको और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता रहेगा। लगातार मैं बताता रहूंगा। ऑल द बेस्ट अजय। यहाँ पे फ्री टेलीग्राम ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हम। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य हल्दी और मिर्ची के उत्पादन में सबसे अग्र है, यानी कि सबसे आगे है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अगला पूछा गया था रिवोल्यूशन से। रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, ये सब किससे संबंधित है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है। स्टेट पीसीएस में, ओडिशा पीसीएस में भी आया था, बिहार पीसीएस में भी आया था। तो इस बार आपसे ब्लू रिवोल्यूशन पूछा। तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये संबंधित है मत्स्य पालन से। ठीक है, उसके बाद आपका ये मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें से एक है ये मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि 1564 में एबॉलिशन ऑफ जजिया हुआ था, यानी कि जजिया का उन्मूलन हुआ था। इसको हिंदी से देख लेते हैं। और फिर आपके 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। 1579 में क्या हुआ था, महजर की घोषणा की गई थी। और फाइनली 1582 में धसाला सिस्टम लाया गया था। अगला है कि समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली उपग्रह स्थित हो सकता है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्थापित किया जा सकता है 35,786 किलोमीटर ऊपर सी लेवल के। ठीक है, समुद्र तल से। अब इनमें से 3 जो है खरीफ क्रॉप जो है हरियाणा की मेजर कौन कौन सी हैं, आपको बताया गया था। धान, गन्ना, कपास, ये 3 मेजर क्रॉप्स हैं हरियाणा की खरीफ फसलें। और बहुत सारे वीडियोस बनवाए गए थे आपके लिए। फॉरेस्ट का वीडियो सर ने बनाया था, हरियाणा के बजट का वीडियो बनाया था। हालांकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, मुश्किल से 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन है और उसमें भी हरियाणा करंट अफेयर्स मिला करके ज्यादा फोकस करा गया इस पेपर में जीएस पर। अगला क्वेश्चन है कि कथकली किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ये नृत्य है केरल का। केरल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है मेरे पेपर में। अब अगला एक बार फिर से आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पर 1 का सी, 2 का डी, इस तरीके से मिलाना है, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा सी, यानी कि जहाँ पर शेख चिल्ली का आपका टॉम्ब यानी कि मकबरा है वो जगह कौन सी है, वो कुरुक्षेत्र है। उसके बाद आप मिलाएंगे 2 को डी से, यानी कि जो पंचवटी टेम्पल से एसोसिएटेड जो शहर है हरियाणा का वो कौन सा है, वो है जींद। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल ऑफ जयंती देवी, यानी जयंती देवी के मंदिर संबंधित जगह कौन सी है, ये है। एक बार फिर से करेक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो टेम्पल पंचवटी से रिलेटेड है वो पलवल में है। ठीक है, जींद में नहीं है। आपका जयंती देवी का टेम्पल है वो जींद में है। और उसके बाद जो आपका खोखरा कोट का बच रहा है, एंशियंट टाउन ऑफ खोखरा कोट, वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैच करना था। ड्राइस्ट डेजर्ट कौन सा है, ये अटकामा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब इसमें बताना है कि जो नया ड्वार्फ प्लेनेट खोजा गया था 2005 में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इरिस। अब बताया गया है कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल पर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, यानी कि 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, 35:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नोडल एजेंसी कौन है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह बताती है, डिसाइड करती है, वो है नेफेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है मेरे पेपर में। अर्थ क्या करती है अपने एक्सिस पर, ये घूर्णन करती है। ठीक है, रोटेशन करती है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपको डेज से मिलाना है। मुझे खाली एक ही डे इसमें पता था और उसी से ये क्वेश्चन करा जा सकता था। ठीक है, इसमें वर्ल्ड हेल्थ डे को मिलाया गया 7 अप्रैल से, जो कि आने वाला है। ठीक है, तो 4 का यहाँ पर ए हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में 4 का ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। बहुत सारे मैचिंग क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको अगर पहला ही पता होता तो आप उसमें कर सकते थे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या होगा इसका। 1902 में किस वाइसरॉय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होना चाहिए। भारतीय समुद्र तट की माप कितनी है, काफी सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। समुद्र तट की माप है 7,515.6 किलोमीटर।
अब एक बार फिर से यहाँ पर आपको मिलाना है, ये जरूर क्वेश्चन आता है जो भी ऑथर्स होते हैं उनकी बुक से, ठीक है। तो इससे आपको मिलाना है जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर जैसे फर्स्ट का यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी अबुल फजल की लिखी हुई कौन सी अकबरनामा है, अब्दुल कादिर बरायूनी की कौन सी है मुंतखाब उत तवारीख है, जियाउद्दीन बरनी की किताब है आपकी तारीख है फिरोज शाही, और अब्दुल अहमद लाहौरी की है पातशाहनामा। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, जो चार आपकी बहुत संगति हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो इसको मिलाएंगे जैसे सी में है, यानी कि पहली कहाँ पर हुई थी, पहली राजगीर में हुई थी, ठीक है, पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी कहाँ पर हुई थी वैशाली में, तीसरी कहाँ पर हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी कहाँ पर हुई थी फाइनली राजगीर में, ठीक है। चौथी कहाँ पर हुई थी, चौथी कुंडल ग्राम में हुई थी, ठीक है, कुंडल कुंडल ग्राम, यानी कि कुल मिलाकर कश्मीर में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर लॉजी से पूछा गया है कि इसकी स्टडी क्या कहलाती है, तो इसमें भी दो अगर आपको पता होते तो आप कर सकते थे, ठीक है। इक्तियोलॉजी क्या मतलब होता है, ये फिशिस से रिलेटेड है, और आपका ये जियोपोनिक्स से किससे रिलेटेड है, ये स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दो हमने मिला दिया अगर तो हमारा काम हो सकता था। सो जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में इसमें गिवन है, आप इसमें मिला सकते हैं। 1 का जाएगा सी यहाँ पर, 2 का जाएगा यहाँ पर डी यानी स्टडी ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स, 3 का जाएगा यहाँ पर बी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, और इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस हमने बताई है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल बादशाह जब किसी व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था, जागीर के रूप में उसे मिलता था जमीन जायदाद का अनुदान। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, अगर आप में से किसी को पता तो बिल्कुल बताइएगा। किस शिलालेख में, किस रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम सही नहीं लिखा है, बल्कि उसकी सही नाम उसका लिखा है, बल्कि उसकी सामान्य उपाधि जो है देवांग प्रिय या प्रियदर्शी जिसको बोल सकते हैं वो नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अशोक के ज्यादातर एडिक्ट्स में उसने खुद को प्रियदर्शी बताया है, लेकिन किस एडिक्ट में उसका असली नाम अशोक लिखा हुआ है, अगर आप बता सकते हैं तो बिल्कुल बताइए। अब बताना है आपको कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, राइजोबियम, ये तो आपने कर ही लिया होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रीगर, क्या बोलते हैं रीगर, ये भी कई बार आ चुका क्वेश्चन है, अभी बीपीएससी में भी आया था सेम टू सेम क्वेश्चन। भारत के विभिन्न भागों में पोडू, बीवार, पेंडा स्थानीय नाम की किस प्रकार की कृषि को दर्शाता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ठीक है, स्थानांतरण खेती होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जहां पर आपको कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, ये कहां पर मिले थे, धौलावीर में, चावल के खेत मिलते हैं हमको, ठीक है, कि कल्टीवेशन वहां पर हुआ था। अब लेंथ कितनी है मेटल रोड्स की, हरियाणा में भी एम्बिगुअस है, काफी सारी अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दिखाया जा रहा है। 2009 तक 24,000 कुछ दिखा रहा था, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आपको चूज करना है, आपने क्या चूज किया बताइएगा कमेंट करके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस जीव विज्ञानी यानी कि आपके बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स को डिस्कवर किया था 1665 में, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक। अगला है कि निम्न में से भारत का कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा नहीं, दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, बाकी जो दिए हुए हैं वो हैं विश्व धरोहर स्थल। अगला है आपका कि आपका ये माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है, ये किस नदी पर बना हुआ है, ये बेतवा रिवर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अगला है कि आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होती है जब ज्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं और जितनी जरूरत है अपेक्षा से संख्या ज्यादा होती है। अगला है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान से परामर्श लिया था और उसको सम्मान दिया था, किससे लिया था, ये लिया था जिन प्रभा सूरी से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, जिन प्रभा सूरी। अगला है आपका ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का, ये मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए और हर स्टेट पीसेस में आप मैचिंग वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। आर्टिकल 153 किससे संबंधित है, ये संबंधित है गवर्नर के शासनादेश से, ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला संबंधित है राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करते हुए, और फिर आपका संबंधित है 155 वाला किससे, 155 वाला राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की जाने संबंधित है, और फाइनली जो आपका 156 है वो किससे संबंधित है, राज्यपाल के टेन्योर यानी कि कार्यकाल से। किस हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा बेंचेस हैं ये आपको बताना है, ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास। कोलकाता जिन लोगों ने लगा दिया उनका मेरे ख्याल से गलत है। पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेंटोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम प्लांट और एनिमल फॉसिल को स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। एक बार फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और उससे क्या क्या मेजर किया जाता है यानी कि मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से प्रेजेंस ऑफ करंट नापते हैं, तो विद्युत धारा को मापता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, विद्युत धारा को डिटेक्ट करता है वैसे, ठीक है, नापता अलग चीज हो गई है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता के स्तर को मापता है, अगर दो ये आपको पता था तो आप इसमें कर सकते थे। फर्स्ट का आप बी से मिलाएंगे, सेकंड का 2C मिलाएंगे तो 2C 1B, अगर आपको दो ही पता है तो इसमें मैचिंग की जा सकती थी, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में अनियमित आवधिक भिन्नता के कारण महासागरीय धारा को क्या कहते हैं, ये हमबोल्ट करंट है, ठीक है, हमबोल्ट। एक बार फिर से मैचिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, जैसे कि डी में मिलाया गया है, यानी फर्स्ट का हो जाएगा बी, करनाल, पानीपत, कैथल, और उसके बाद आपका आ जाएगा हिसार, जिंद, सिरसा। अंबाला किससे मैच होगा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से, और रोहतक किससे मैच होगा,
ये होगा झज्जर भिवानी से। तो इस तरीके से मैचिंग यहाँ पर करेंगे। 28 फरवरी 2018 को डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ये किया था नाग का, ठीक है, नाग का। ये काफी पॉपुलर रहा था, अगर मान लीजिए आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो हो सकता है आपको स्किप करना पड़ता है, क्योंकि जनरली करंट अफेयर हम लोग इतने पहले के नहीं तैयार रखते हैं। ये कमेटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। जरूर उस लिस्ट को देख लीजिएगा कौन सी समिति कब स्थापित करी गई थी और ये भी कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि 1989 में आई थी DT लकड़ावाला। उसके बाद 1997 में आई थी आपकी वाई के अलग कमेटी। उसके बाद 2005 में आई थी आपकी सुरेश तेंदुलकर, और उसके बाद 2012 में आई थी सी रंगराजन कमेटी। तो ये कुल मिलाकर के बात है यहाँ पर। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने सब डिवीजन, कितने तहसील हैं? तो यहाँ पर 22 आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, 73 सब डिवीजन हो गए, 93 आपके तहसील हो गए। तो ये आपको बताना था, ये आपने कर लिया होगा। हमने बहुत सारे हरियाणा जीके के वीडियो डाले थे। हरियाणा जीके से 5 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। फाल्कन कैपिटल किसको कहते हैं? फाल्कन कैपिटल नागालैंड को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद द ऑर्किड स्टेट कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है। गेट वे टू द ईस्ट कौन है? वो मणिपुर है। और आपका द लैंड ऑफ हिलटॉप कौन है? वो मिजोरम है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुरु नानक के जीवन संबंधी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है जन्म साखी। जन्म साखी। एक बार फिर से आपको यहाँ पर इवेंट्स को मिलाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 से, और यहीं पर क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाते हैं। फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी किसी ऑप्शन में नहीं है, नहीं है, तो क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे कई बार होता है कि आप पहला ही ऑप्शन मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला है आपका कि कौन से निम्न में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, यानी कि पब्लिक ऑर्डर। पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स, पिगमेंट होते हैं और लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स किस में होते हैं? ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट में। किस में होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। तो साइंस से भी काफी सारे क्वेश्चन है 100 में से। अगला यहाँ पर एक बार फिर से आपको स्कीम्स को मिलाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है, वैसे तो बीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें भी आपको 2 चीजें मिलानी थी। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना है, सभी को पता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? 2005 में मनरेगा, ये भी सभी को पता है। तो अगर आपको इन 2 को पता है तो आप इसमें आसानी से मैच कर ले गए होंगे। इसको कैसे मैच करना है? जैसा कि इसमें गिवन है बी में, तो फर्स्ट का यहाँ पर हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा सेकंड का सी, यानी कि 2014 में। रोजगार आश्वासन योजना कब आई थी? आपकी 1993 में, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना कब आई थी? 1993 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई थी? 2000 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैच करना है। इनमें से रेडियो एक्टिव पार्टिकल कौन सा नहीं था? ये डेल्टा नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। अर्थ का कुल मिलाकर के क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अर्थ सरफेस का क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपको मिलाना था यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, मटेरियल केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो इस तरीके से आपको मिलाना था। तो आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है? रसायनों और यौगिकों को पता लगाने और उनका निर्धारण करना। उसी प्रकार से मटेरियल केमिस्ट्री क्या है? रासायनिक प्रक्रियाओं का भौतिक सिद्धांत। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? जीवों में रासायनिक। आपकी केमिस्ट्री क्या है? सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक बताने में, ये दरअसल डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे कि डी में लगाया गया है, ये सही है, ठीक है। यानी कि आपका बायोकेमिस्ट्री होगा सी से, जीवों में रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित, और मटेरियल केमिस्ट्री होगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री होगा रासायनिक प्रक्रियाओं के भौतिक सिद्धांत संबंधित, और एनालिटिकल केमिस्ट्री होगा रसायनों और यौगिकों का पता लगाने और उनका निर्धारण करने से संबंधित, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये होगा टी वाला सही होगा यहाँ पर। अगला होगा कि इनमें से निम्नलिखित में से किन शहरों में मध्याह्न सूर्य वर्ष में केवल एक बार ठीक से ऊपर होता है? ठीक है, ये किसमें होगा? नागपुर और कोलकाता में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 2019 में हम इसकी सभी वर्षगांठ मनाएंगे। अब आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अब जाके हमको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत देर बाद देखने को मिलता है। गीता गोपीनाथ फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट किस ऑर्गेनाइजेशन की बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ के लिए। अभी तक केवल 2 भारतीय बने हैं चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ में। सबसे पहले तो हमारे रघुराम जी राजन, वो मेल थे, और ये पहली फीमेल है, ठीक है। अगला है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, यूनेस्को ने लेटेस्ट किसको बनाया था? ये अहमदाबाद को बनाया था, ठीक है। 2018 की बात है ये। चोल किंगडम में जो विलेज असेंबलीज होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको उर बोलते हैं, ठीक है, उर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं ना, तो जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव किए जो आपको परिवर्तित होने का काम होता है, वो कैसे होता है? वो होता है विशिष्ट ऊष्मा के द्वारा, यानी स्पेसिफिक हीट के द्वारा। रजिया सुल्तान को हराया कहाँ पर गया था? कैथल में, ठीक है। खरीफ क्रॉप यहाँ पर कौन सी नहीं? खरीफ क्रॉप सरसों नहीं है, ठीक है। मस्टर्ड इज नॉट अ खरीफ क्रॉप।
अब यहाँ पर दर्शन और उससे मिलाया गया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, यानी कि सांख्य किसने दिया था, कपिल ने। योग किसने दिया था, पतंजलि ने। न्याय दर्शन किसका था, गौतम का। मीमांसा किसका था, जैमिनी का। ये हिसाब किताब है यहाँ पर। अगला है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की जा सकती है, राज्यसभा के द्वारा। स्पेशल पावर ग्रांटेड है राज्यसभा को और किसी को नहीं। एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी वीडियो से है, जो सर ने वीडियो बनाया था बहुत छोटा सा 9 मिनट का, उसमें हरियाणा के फॉरेस्ट के बारे में बताया था आपको। तो डायरेक्टली पहली लाइन से क्वेश्चन आ गया, फॉरेस्ट कवर कितना है, 3.59%। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने कर लिया होगा उसको। एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जितने भी यूएन के हेड रहे हैं उनको कंट्रीज से मिलाना है। बहुत मुश्किल भी नहीं था। आप जानते हैं कोफी अन्नान का भी निधन हुआ था 2019 की शुरुआत में करीब, तो वो घाना से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बायन की मून पहले थे, किससे पहले थे, एंटोनियो गुटेरेस से पहले थे, साउथ कोरिया से थे। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से, पोर्चुगल से हैं। खैर मुझे तो ये पता था, आप में से किसने सही किया है बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस किससे, पोर्चुगल से। बायन की मून किससे, साउथ कोरिया से। और ट्रिगविली किससे, नॉर्वे से। और कोफी अन्नान जिनका निधन हुआ है घाना से। किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना का श्रेय जाता है, किसको जाता है, इलंगो अडिकल को। इलंगो अडिकल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से सर छोटू राम ने अपना यूजी पास किया था, सर स्टीफेंस कॉलेज से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। एक बार फिर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपका ये किससे संबंधित है, शिक्षा, ये फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन से है। कल्प किससे संबंधित है, रिचुअल इंस्ट्रक्शन से। व्याकरण किससे संबंधित है, ग्रामर और लिंग्विस्टिक एनालिस्ट से। निकृत किससे संबंधित है, एटाइमोलॉजी और मीनिंग ऑफ वर्ड से। ये काफी क्लोज क्वेश्चन था, ये आपको अगर पूरा पता होता तभी आप कर सकते थे इसमें। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये कब अलग हुए थे, ये अलग हुए थे 28 सितंबर 2003 को। अगला है आपका कि 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम के शुभारंभ का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को मजबूत करना, ठीक है। हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण साइट पर भी देखा, ज्यादा नहीं मिला मुझे, विकिपीडिया पे भी नहीं मिला, तो ये एम्बिगुअस रहेगा, बताइएगा अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि युगाटन जो स्ट्रेट है किसको कनेक्ट करता है, ये मैक्सिको और क्यूबा को कनेक्ट करता है। एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था, कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था, 2005 में। अब यहाँ पर साइंटिस्ट को मिलाना था उनके इन्वेंशन से। लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, विलियम सी रोइंटन। यहाँ पर के लिख दिया है या सी होता है, ठीक है। डब्ल्यू सी रोइंटन जो एक्सरे के आविष्कारक हैं, तो इसको 4 को आप बी से मिलाएंगे, 3 को आप डी से मिलाएंगे, यानी कि अर्नेस्ट, यहाँ पर से थोड़ा सा हम लोग इसको ए से मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए फर्स्ट का तो सी हो जाएगा नो डाउट। एंजाइम, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, मैचिंग में शायद दिक्कत हो रही है। लुइस पास्चर को किससे मिलाएंगे हम लोग, वैक्सीनेशन और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिलाएंगे एंजाइम लाइसोजाइम के डिस्कवरी से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को मिलाएंगे स्प्लिटिंग ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से। और डब्ल्यू सी रोइंटन को मिलाएंगे एक्सरे से, ठीक है। तो ये मैचिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन सही नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका कि संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तभी कानून बना सकती है जब राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, बी यहाँ पर सही है। अगला है कि इंदुस वैली की कौन सी साइट जो है हरियाणा में सिचुएटेड है, वो है राखीगढ़ी। किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है उसको दिखाया था, पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। गैसेस से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ओडिशा पीसीस ने भी पूछा था यहाँ पर, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा था। वैसे तो वाटर गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। CO + H2 होती है। नेचुरल गैस मिथेन + इथेन होती है। LPG मोस्टली ब्यूटेन होती है, उसमें इथाइल मरकैप्टन भी मिलाते हैं हम लोग। CNG मेनली मिथेन होती है, तो इस तरीके से आपको मिला देना था। हिस्टोरिकल ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो कहाँ से नहीं पास होती है, रोहतक से। अगला आपका क्वेश्चन है कि WTO की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1870 को। कुछ आणविक भार के बड़ी संख्या में छोटे अणु को जोड़ने से उच्च आणविक भार का एक यौगिक गठित होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बहुलक यानी कि पॉलीमर बोलते हैं। इस बार 2018 में फिजिक्स पर नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गए थे, लेजर फिजिक्स की कैटेगरी में, ठीक है। ट्वीजर्स बनाए गए थे, ठीक है, जो कैच कर सकते थे पार्टिकल्स को। राव और मनमोहन प्लान जो है ये कौन से नंबर का था आपको बताना है, ये था 8वें नंबर का। अगला है आपका कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 30 जून 2017 को कौन बने थे, ये बने थे के वेणुगोपाल। अभी कौन है बताइए कमेंट करके। अगला है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी विनिमयन अधिनियम 1777, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के द्वारा। एमिटोफोबिया के क्या मतलब होता है, इसमें उल्टी से डर लगता है, ठीक है, वॉमिटिंग से, फियर ऑफ वॉमिटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है जानकी अम्मल फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी ली थी और ऑनररी डीएससी किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से, किस सब्जेक्ट से इन्होंने करा था, ये किया था बॉटनी से, ठीक है।
अब यहाँ पर जो आपके 4 रिट्स होते हैं उनके मीनिंग से इसको मिलाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले है इसमें इंग्लिश वर्जन से देखते हैं हम लोग। एक्ट रियस का यहाँ पर हो जाएगा बिग यानी गिल्टी एक्ट। सर्टुररी का हो जाएगा आपका टू बी अप्राइज्ड, और हिबियस कॉर्पस का हो जाएगा यू मे हैव द बॉडी, मैंडेमस का मतलब वी कमांड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से इसको हम लोग मिला लेंगे। अगला है आपका केला देवी, पेंच, उदयपुर, कोटियागो। इसमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज से मिलाना है आपको। तो उदयपुर जो है ये सेंचुरी कहाँ पर है, ये बिहार में है। केला देवी ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और पेंच कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में ऑफकोर्स। और आपका कोटियागो बच रहा है, ये गोवा में है। तो इस हिसाब से इसको कर, मतलब 2 अगर पता है तो ज़्यादातर केसेस में आप कर सकते थे। क्यों रेडियो कार्बन डेटिंग ये आपका जो है 30,000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि 30,000 वर्षों में C14 की मात्रा लगभग बेहद कम हो गई थी। तो ये रीज़न है। अगला है आपका कि विश्व की पहली 30 kW क्लास एथेना ड्रोन डिस्ट्रॉइंग लेजर किसने बनाई है, ये किसने बनाई, लॉकहीड मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन है जो प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है, यह है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरू होने का सूचक। प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य सभी को पता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरबीआई अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेस पॉइंट से घटा दे तो जो आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है वो अपना लेंडिंग रेट घटा देंगे। तो ये यहाँ पर कंसीक्वेंस होगा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे यूज करे गए हैं। यूरेनियम का जो यूरेनियम का नाभिक न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करता है, यहाँ ये लगभग समान द्रव्यमान के 2 हिस्सों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फिशन कहते हैं, विखंडन। अगला यहाँ पर आपको शासकों से मिलाना है उनके वंश से। तो राजेंद्र चोल हम लोग बोलते हैं, तो चोल वंश के हो गए। महेंद्र वर्मन ये किस वंश से है, ये आपके पल्लव से है। अमोघ वर्ष किससे है, अमोघ वर्ष आपका है राष्ट्रकूट से है। और आपका विष्णुवर्धन किससे है, होयसाल से। नकली शराब से जो ट्रेजेडी होती है वो किसके कारण होती है, वो मेथिल अल्कोहल के कारण होती है, ठीक है। C3OH के कारण होती है। C3OH नहीं पिया जाता है, C2H5OH पिया जाता है, ठीक है। अब बेस्ट सेलर जो किताब है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत पुरानी किताब पूछी है, स्टीफन हॉकिंग इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला है आपका एक बार फिर से यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आप इसको मैच कर लेंगे। फर्स्ट का C हो जाएगा, सेकंड का D हो जाएगा यहाँ पर, और फिर आपका शाह मोहम्मद गौस को मिला देंगे तानसेन के आध्यात्मिक गुरु और संगीत गुरु से। नूरुद्दीन नूरानी क्या थे, ये थे कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना करने वाले। तो ये कुल मिला के बात है। यहाँ पर आखिरी क्या चीज़ है कि सदिश एक भौतिक राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो इस हिसाब से पेपर खत्म होता है। गुड अटेम्प्ट्स और कट ऑफ अगर आप चाहेंगे तो बता देंगे सर हमारे। आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और बाकी एक नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर वाइल राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 1000। 1 से लेकर 1000 तक आपको नंबर लिखने हैं और आपको इसमें बताना है 3 कितनी बार आ रहा है। तो इसकी बढ़िया से बढ़िया अप्रोच ये हो सकती है कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर PNC के अंदर जो आता है उसको यूज करें। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 1000 आपके नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1000 को इग्नोर करते हुए 1 से लेकर 999 तक के नंबर्स की एनालिसिस करेंगे। 3 केस बनाएंगे। 1 से लेकर 199 तक के जो नंबर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको XYZ के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, जहाँ पे X 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से कम होगा तो ये नंबर माइनस में चला जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे पहला केस ये बनता है कि 1 से लेकर 999 तक आप ऐसे नंबर कितने हैं वो ढूंढिए जहाँ पर 3 सिर्फ एक बार आ रहा है। तो केस नंबर 1 का नाम है ओनली 1। 3 सिर्फ कितनी बार आना चाहिए, एक बार। तो 3 एक बार आने का मतलब है कि ये जो हमारे पास प्लेस वैल्यू दे रखी हैं इसमें एक को हम फिक्स कर दें। मान लीजिए इसको हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे 3 के अलावा किसी और को नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कोई भी आ सकता है सिवाय 3 के, क्योंकि 3 को सिर्फ एक बार आना है। तो यहाँ पे 9 तरीके से इस प्लेस को भरा जा सकता है, यहाँ पे भी 9 तरीके से ही भरा जा सकता है, क्योंकि सवाल में दिया नहीं हुआ है कि नंबर अगर आप एक बार ले लेते हैं तो उसको रिपीट करना है या फिर नहीं। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 243 नंबर। 9 यहाँ से, 9 यहाँ से, और 3 सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 81, क्योंकि यहाँ पे तो 3 के अलावा कोई आ नहीं सकता है ना। तो ये प्लेस कितने तरीके से भरी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है इसका। तो यहाँ पर कितने तरीके आ जाएंगे कुल मिला के 81 तरीके, या फिर कह लीजिए 81 ऐसे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कितने नंबर चाहिए आप इस बात में इंटरेस्टेड है ही नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि इतने नंबर लिखते समय 3 कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ से 3 सिर्फ हर एक नंबर को लिखते समय आपने सिर्फ 3 को एक बार यूज़ किया, तो 81 नंबर लिखते समय ऑब्वियस सी बात है आप 81 ही बार 3 का यूज़ करेंगे। लेकिन इसके 2 सब केस और बन सकते हैं। एक बात बताइए, क्या सिर्फ 3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने इस वाली प्लेस को फिक्स किया, हम इसको भी फिक्स कर सकते थे, इसको भी फिक्स कर सकते थे।
तो एक मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों केस बता देता हूँ। इनफैक्ट पहले हम लोगों ने इसको फिक्स किया था, अभी चलिए इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे 3 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पर 9 नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ भी 9 लेंगे, रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको फिक्स करता हूँ, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा, ये भी 81 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 243, 243 आपके नंबर आ जाएंगे। और इतनी ही बार आपको 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर को लिखते समय आप 3 का यूज़ सिर्फ एक बार कर रहे हैं। तो इतने नंबर लिखते समय दिस इंटू 1 तो 243, इतनी बार आपने 3 का यूज़ किया, तो सिर्फ इस नंबर को आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए 243। अगले केस की बात हम लोग करते हैं। अगले केस में आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 999 तक आपको ऐसे कितने नंबर होंगे जहां पे 3 2 बार यूज़ हो रहा है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई किसी भी 2 प्लेस को फिक्स कर देंगे। मान लीजिए इस प्लेस को फिक्स कर दिया और इस वाली को कर दिया, तो यहाँ पे 3 के अलावा कोई नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 के अलावा कोई नहीं आएगा। तो एक तरीका हो गया इसको अरेंज करने का। और यहाँ पर आपके 9 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 10 होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो एक फिक्स हो गया, तो बचे कितने, 9। यहाँ पर ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, 9। लेकिन इन दोनों को फिक्स करने के अलावा हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि इन दोनों को फिक्स कर देते, तो यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 1 हो जाता, यहाँ पे 9 हो जाता, तो फिर से 9 आ जाता। साथ ही साथ हम लोग ऐसा भी तो कर सकते थे कि इन दोनों को फिक्स कर देते, तो यहाँ पे एक तरीका होता, यहाँ पे एक तरीका, यहाँ पर 9 में से कोई भी नंबर आ सकता था, तो ये भी 9 × 1 9 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर आपको मिलेंगे, 27 नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि आपको नंबर से मतलब है, नहीं, आपको 3 कितनी बार आ रहा है इससे मतलब है। तो हर एक नंबर को लिखते समय आपने 3 को 2 बार यूज़ किया, तो 27 नंबरों को लिखते समय आपने 54 बार यूज़ किया, किसका, 3 का। तो आप यहाँ पर सिर्फ 54 नंबर को याद रखिएगा। अगला केस देखते हैं, जो कि लास्ट केस होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि केस नंबर 3 में आपको ऐसे कितने नंबर होंगे जहां पर 3 बार आ रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। रेंज है आपकी 1 से लेकर 999, तो सिर्फ आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा 333, जहां पर 3 का यूज़ मतलब 3 तीनों जगह पे फिक्स है। अब ये बताइए 3 का यूज़ कितनी बार हो रहा है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तो कितना आ गया, 3 यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ से हो गया 243, यहाँ से हो गया 54, यहाँ से हो गया 3, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। इतनी बार आपने यूज़ किया 3 संख्या का 1 से लेकर 1000 को लिखते समय। 1000 का जहाँ तक सवाल है तो वहाँ पे 3 यूज़ होता ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 300, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश का एक पैसेज है। पैसेज की आपको थीम सबसे पहले पता होनी चाहिए पढ़ते समय। मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है तो बता देता हूँ इसमें क्या है। इन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि आजकल सब कुछ जो है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। आप कितना डेवलप कर पाते हैं अपनी कंट्री को या फिर अपने इवन घर को भी, तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके पास जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है। पर आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर इन्होंने एनर्जी को क्लासिफाई किया है, कुछ रिन्यूएबल के एग्जांपल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल के, और उसके बाद अलग अलग इनके यूज़ बताए गए हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है रिन्यूएबल पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। रिन्यूएबल के एग्जांपल हैं विंड और सोलर पावर, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचें, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में भी आपको सोचना है। तब यहाँ पर सस्टेनेबल कीवर्ड का यूज़ किया है। यहाँ तक आपको वैसे तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये पैसेज एक्चुअली है किस बारे में, लेकिन यहाँ से अगर आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर हम लोगों ने सस्टेनेबल वे में एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ इतने साल तक आपके एनर्जी के सोर्स चल पाएंगे। जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कुल मिला के 42 साल चलेगा, नेचुरल गैस और कुल मिला के 61 और 133 साल क्रमशः चलेगा। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनर्जी के सोर्स चलें। तो आखिरी में इन लोगों ने बताया कि अगर आपको एनर्जी क्राइसिस को कम करना पड़ेगा तब आपको ये पूरा स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे आप ज़बरदस्ती लें चाहे आप पूरी तरीके से प्लान करके लें, चॉइस आपकी है। और उसके बाद यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है कि अगर पॉलिसी मेकर और पब्लिक ने आपस में कॉपरेट करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ में सर्वाइवल भी इवन मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यही है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। पैसेज की थीम क्या है, चेंजिंग लाइफ। आपको जीवन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि जीवन को किस तरीके से बदलना है, क्या करना है। एनर्जी रिसोर्सेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बताए नहीं कि किस एनर्जी सोर्स के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो इस टॉपिक को नहीं लेंगे। उसके बाद है पावर इन टुडे वर्ल्ड। यहाँ पर आखिरी में देखिए वार्निंग दी गई है। आपको ये नहीं बताया कि हम लोग इतनी महाशक्ति बन चुके हैं, हमारे पास इतनी एनर्जी सोर्स है, वो सब नहीं। लूमिंग एनर्जी क्राइसिस ये बिल्कुल सही होगा, और इस वजह से होगा क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तब आप तैयार हो जाएं बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस को फेस करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि बायोमास जो है कहाँ कॉमनली यूज़ होता है, तो घरों में होता है कुकिंग वगैरह करने के लिए। पैसेज में दिया हुआ था सीधे सीधे। अगला है फ्यूचर के लिए क्या एनर्जी सोर्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है विंड और सोलर पावर यूज़ होंगे, पैसेज में डायरेक्टली मेंशन था। इसके बाद है पाँचवां
कि अगर मानव जात को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करना है तो ये बात किस पे डिपेंड करेगी कि वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स का कितना यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा ये वीन डायग्राम का है। ये वीन डायग्राम का थोड़ा एम्बिगुअस है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक हम लोग 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 टंकियाँ आपको दे रखी हैं, ए और बी, इस तरीके से, और यहाँ पर कैपेसिटी दे रखी है कि अगर मान लीजिए बी 100 लीटर की है तो ये 70 लीटर की होगी, क्योंकि ए की जो कैपेसिटी है वो बी के 70% तक है। तो यहाँ से कैपेसिटी का रेशियो आप ले सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7:10 कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा ए और बी के बीच में, 7:10। अब 7 की वैल्यू ओरिजिनली हमारे सवाल में दे रखी है 14,000, तो 7 बराबर 14,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। 20,000 क्या हो गया, टैंक नंबर बी की कैपेसिटी, टैंक नंबर बी में 20,000 लीटर पानी आता है, या फिर सोल्यूशन आता है जो भी आपको दिया हुआ है। एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हुआ कि जो टैंक नंबर ए है वो सिर्फ 80% भरी है, तो पूरी भरी है, यानी 100% की वैल्यू आपकी 14,000 है। 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको बताना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 14,000 गुणे 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 14 8 होता है 112, उसके बाद 0 यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, तो 11,200 लीटर अभी फिलहाल जो टंकी ए है वो भरी हुई है। टंकी बी कितनी भरी है, 40%, तो 20,000 का 40% होता है 8,000, तो टंकी जो बी है वो 8,000 लीटर भरी हुई है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है अभी ये आपसे पूछा हुआ है, तो सीधे से आपको दिख रहा है 3200 लीटर का यहाँ पर डिफरेंस है, लीटर का या फिर गैलन का, जो भी आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका कि एक स्क्वायर आपको दे रखा है जिसकी साइड 2√2 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर हम बना लेते हैं इस तरीके से। 2√2 सेंटीमीटर हर एक साइड है, क्योंकि स्क्वायर कहते ही इसी को है कि जिसकी सारी साइड बराबर हो। आपको एक मिड पॉइंट लेना है, इनफैक्ट 2 लेने हैं। कहाँ कहाँ पे लेना है, एक तो साइड ए बी पे लेना है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, उसके बाद में सी डी। ए बी पे मिड पॉइंट हमने इस तरीके से ले लिया। मिड पॉइंट लेने का क्या मतलब है, 2√2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, √2 यहाँ से आ जाएगा, √2 यहाँ बच जाएगा आपका। एक और मिड पॉइंट आपको लेना है साइड ए डी पे, तो यहाँ पे मान लीजिए मिड पॉइंट हमने ले लिया, तो ये पूरी लेंथ आपकी √2 हो गई, ये बची वाली भी √2 हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना क्या है, फिगर जो BDMN बनेगा ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो इस पॉइंट का नाम मान लीजिए M है और इस पॉइंट का N है, इस वाले पॉइंट का। इसके बाद हम लोग को साइड BD अलग से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज हम लोग फिगर बना ही नहीं पाएंगे जो कि हमसे पूछा है। तो ये साइड BD हम लोग ने बना ली। BDMN का क्या मतलब है, ये वाली पूरी चीज़, इसको यहाँ से हम लोग जोड़ देते हैं, ये ऐसे बन गया। तो ये वाला फिगर कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नई वाली लेंथ हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि थोड़ी तिरछी बनी हुई है, इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि ये वाली लेंथ कितनी है और साथ ही साथ ये वाली लेंथ कितनी है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर में हमेशा ये वाला एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल भी 90 होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस तरीके से मिल गया। इस वाली चीज़ को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया। तो ये वाली चीज़ कितनी, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 जो कि हो जाएगा 2। तो इस वाली साइड की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सिमिलरली हम लोग इस वाली साइड की वैल्यू निकालते हैं। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है, ये 2√2 है और ये भी 2√2 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 8 8 कितना हो गया 16, √16 का मतलब है 4 पूरा आ जाएगा। तो इस वाली साइड की वैल्यू 4 हो गई और ये जो छोटी सी साइड आपको दिख रही है हरे कलर की, इसकी वैल्यू 2 हो गई। एक नया फिगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ से √2, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा फिर से √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 4। अभी हम लोग ने निकाला। इसका पैरीमीटर कितना है, इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 2 6 और उसके बाद 2√2, तो 6 प्लस 2√2। 2 का अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 3 प्लस √2, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √2 यानी ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको बताना है कि 7 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। मतलब आपको ऐसी चॉइस सिलेक्ट करनी है जो कि 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही हो। यहाँ पे बाकी बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले उन ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। 94 को अगर आप 7 से काटेंगे तो 13 बार में 91 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन चला जाएगा। 364 को अगर हम काटेंगे 7 से तो 5 बार में 35 जाएगा, 14 चला जाएगा 2 बार में। फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, हो सकता है इससे छोटी वैल्यू में मिल जाए। इसको हम काटते हैं 7 से तो 4 रिमाइंडर बचेगा, इसको काटेंगे 7 से फिर से 4 बचेगा, नहीं बचना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन सही है नंबर सी। बाकी कंडीशंस को भी आप चेक करके देख सकते हैं।
अगला सवाल है आपका 11 से लेकर 15 तक आपके पास एक में पैसेज दे रखा है या फिर कह लीजिए पजल बेस्ड ये सवाल है। यहाँ पर 5 शहर हैं जो कि 5 अलग अलग ट्रांसपोर्ट द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ए एंड बी, तो इसका मतलब है ए से बी भी जाना संभव है, बी से ए भी जाना संभव है, और ये बात सभी के लिए ट्रू है। कनेक्ट होने का मतलब यही होता है कि आपको ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी दोनों के लिए डेटा दे रखा है। अगर मान लीजिए ए से आपको बी जाना है या फिर रिटर्न आना है तो आपके पास सिर्फ 2 चॉइस हैं, आप बोट से आ सकते हैं प्लस रेल का यूज़ आप कर सकते हैं, और यही बात बाकी सबके लिए दी गई है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको बी से ही जाना है तो सिर्फ आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, और यही बात ए से लेकर सी तक के लिए भी ट्रू है कि सिर्फ आपको बोट का सहारा लेना पड़ेगा, बाकी चॉइस आपके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको ट्रांसपोर्ट का मोड चेंज नहीं करना है और बी से चालू करके सी तक जाना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको सूट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी से लेकर सी तक कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, तो बी से लेकर अगर आपको सी तक जाना है तो आप ये कर सकते हैं कि बी से ए आप चले जाइए बोट का यूज़ करके, और उसके बाद ए से सी बोट का यूज़ करके आप जा सकते हैं। तो आपने देखा आप चले थे बी से, पहुँच गए सी पे, और सिर्फ आपने बोट का यूज़ किया, किसी और ऑप्शन को आपने नहीं कंसिडर किया, स्विच नहीं किया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोट, ऑप्शन नंबर डी। 12वें नंबर का सवाल है कि अगर आपको ए से लेकर 5 सिटीज़ का दौरा करना है, टूर करना है, ए से बी, बी से डी, सी, इस तरीके से जाना है, तो कौन से शहर को आपको 2 बार विजिट करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो शुरू में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको ए से लेकर बी जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, बोट का या फिर रेल का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे इस बात से मतलब नहीं है फिलहाल। बी से सी चलते हैं। आप देखेंगे कि बी से सी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। बी से डायरेक्टली कहाँ जाया जा सकता है, तो सिर्फ ई के पास जाया जा सकता है फ्लाइट पकड़ के, तो बी से आप ई चले गए। ई से आपको कायदे से डी जाना चाहिए क्योंकि ई के पहले सिर्फ डी आता है, लेकिन ई से डी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। ई से सी पर जाया जा सकता है, तो ई से चलिए सी पे चलते हैं। सी के बाद डी अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आप डी पे आ गए, तो कौन सा बच गया, चारों कवर हो गए। या फिर इसमें कोई भी सिटी आपकी 2 बार कवर नहीं हो रही है, तो एक दूसरा तरीका देखते हैं। ए से सी आप सीधे जा सकते हैं नाव का यूज़ करके, तो हम लोग चले गए। उसके बाद सी से डी जा सकते हैं फिर से नाव का यूज़ करके, फिर से हम लोगों ने इसको भेज दिया। उसके बाद डी से सी आपको आना पड़ेगा इनमें से बस या फिर नाव का यूज़ करके, अदरवाइज आप यहाँ पे किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि बी से ई की कनेक्टिविटी केवल विमान द्वारा है इसलिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप सी 2 बार कवर किया जा रहा है। अगर आपको प्रत्येक शहर की यात्रा करनी है तो अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नंबर बी, सी को आपको 2 बार कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 शहर हैं जहाँ पर आपको 4 स्टेप से कम में सीधे सीधे जाना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ का सीधा सीधा रूट हम लोग को दे रखा है। तो यहाँ पे बी और डी देखते हैं। बी और डी का कोई भी सीधा रूट नहीं दे रखा है, आपको ई तक जाना पड़ेगा विमान पकड़ के। तो इस ऑप्शन को फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद है ए और सी। तो चलिए देखते हैं ए और सी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्या। ए और सी तो देखिए दिया हुआ कि नाव द्वारा ए से डायरेक्टली सी पे पहुंचा जा सकता है, तो इससे कम स्टेप तो हो नहीं सकते, डायरेक्ट रास्ता दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक बार में आप पहुंच रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है कि एक जो है वो 4 से छोटा ही होता है। 14वें में आपको बताना है कि कौन से 2 शहर हैं जो कि सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ए से लेकर ई तक देखिए कोई भी जुड़ा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ए से लेकर ई तक कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दिखा रखी है। उसके बाद है ए से लेकर डी। ए से लेकर डी तक भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, देख लीजिए ध्यान से इसमें। इसके बाद तीसरे ऑप्शन पे मूव करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बी से लेकर डी। कोई भी कनेक्टिविटी यहाँ पे देख लीजिए सीधे नहीं दी गई है, बी से लेकर डी नहीं दी गई है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा डी, जिसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वेरीफाई भी करा सकते हैं कि बी से लेकर ई तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको दे रखी है कि आप विमान पकड़ के सीधे बी से लेकर ई मूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 की कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर एयर के थ्रू यात्रा नहीं की जा सकती। तो देखिए कौन कौन से ऐसे शहर हैं। सबसे पहले जो एयरलाइन द्वारा कनेक्ट है या फिर कह लीजिए इनके बीच में यात्रा विमान के द्वारा संभव है, तो ऐसे सिर्फ बी और ई हैं। तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि बी और ई को छोड़ के ऐसे कोई भी शहर नहीं है जहां पर आप एयर के थ्रू यात्रा कर सकते हैं। तो बी और ई को छोड़कर यानी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। पैसेज आपको यहाँ पे दे रखा है। एक अखबार की हेडलाइन से ये पैसेज मुझे लगता है उठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तारीख आप ध्यान से देख लीजिए 1 फरवरी 2019 की बात कर रहे हैं और करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मिरेज 2000 नाम का विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो जाता है और वहाँ पर 2 ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है। इस विमान के बारे में बहुत सी जानकारी दे रखी है। किसको बनाया, किसने था,
और ऐसा ही एक सिमिलर हादसा यूपी के कुशीनगर में पहले भी हुआ था। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और बनाने वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा लूप होल से इनको सही करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये सिचुएशन बिगड़ जाएगी। और अभी आपके पास 30 फाइटर प्लेन बचे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये संख्या 26 रह जाए। जुगाड़ अप्रोच काम नहीं करने वाली है, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर को मैदान में उतारना पड़ेगा, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से ले सकते हैं प्लेन्स को बनाने की, प्लेन्स को रिपेयर करने की और बाकी मेंटेनेंस वगैरह का रिकॉर्ड रखने की, उनको ध्यान रखने की। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तब हम अपने ऑफिसर्स को खतरे में डाल देंगे और हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो चलिए सवाल को करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपको दे रखा है कि एयरक्राफ्ट का नाम बताइए, तो मिरेज 2000। सवाल काफ़ी आसान है। इसके बाद 17वां है, अभी कौन सी अप्रोच चल रही है, तो जुगाड़ अप्रोच चल रही है, ऑप्शन बी। इसके बाद है, अगर आपको अमेरिकी तकनीक का यूज़ करना है, वो लोग जिस तरीके से मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस अपना बनाते हैं, तो कौन से सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को। सवाल पैसेज में साफ साफ ये बताया जा रहा था आपसे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अभी आपके पास कितने फाइटर प्लेन बचे हैं, तो 30 बचे हैं। डायरेक्टली पैसेज से सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो एयरक्राफ्ट बेंगलुरु में गिरा था, उसको किसने बनाया था, तो HAL ने बनाया था। साफ साफ पैसेज से सवाल है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पेड ग्रुप के कोर्स से आया हुआ है, वहाँ पर मैंने टॉपिक कराया था कैलेंडर, उसी का ये सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत घुमा के है कि जब हरियाणा क्रिएट हुआ था तब कौन सा दिन पड़ा था। इसको कुछ लोग एज अ जीके क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हैं और कुछ लोग एप्टीट्यूड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। कौन सी तारीख को दिन निकालना है, 1 नवंबर 1966 को। तो आप जानते हैं कि डेट आपको 1 दे रखी है, उसको एज इट इज़ लिखना है। नवंबर यानी 11 का आपको कोड लिखना है, तो कोड होता है 033 614 625 और यहाँ से शुरुआत होती है जनवरी से, अंत होता है दिसंबर से। तो नवंबर का मतलब 2 हो गया। उसके बाद 1966 को आप लिख सकते हैं 1900 + 66। 1900 का कोड होता है 6420। 16, 17, 18 और 19, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 19 का मतलब होता है 0, तो इसको 0 लिख लिया। बचे कितने साल हैं, तो 66 साल बचे हैं। 66 सालों में यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं ये आपको बताना है। तो 4 से डिवाइड करके क्वेश्चन आप लिखेंगे, तो 16 बार में 64 कट जाएगा, तो 16 को आप उतार लेंगे। 1 को वैसे ही लिखेंगे, 2 को वैसे लिखेंगे, 0 को वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद इसको 7 से काट के रिमाइंडर लिखेंगे। 9 बार में 63 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, उसको लिख लेंगे। 2 बार में 14 चला जाएगा और 2 बच जाएगा, उसको लिख लेंगे। 3, 2, 5, 2, 7 काट देंगे, 1 बच जाएगा। 1 किसका कोड होता है, मंडे का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसके बाद बात करते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की। A sum of rupees 2100 has to be used to give 7 cash prizes to the student. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, the number of times maximum prize amount is more than the minimum prize amount. कुल मिला के सम कितना देना है, 2100 रुपये का। कितने लोगों के बीच देना है, 7 लोगों के बीच में। ये मान लीजिए 1 से लेकर 7 तक आपके पास स्टूडेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसको मान लीजिए x रुपये मिलता है। इसके बाद आपको दे रखा है कि जैसे स्टूडेंट अगला वाला एंट्री करेगा इस वाली लाइन में, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आते जाएंगे कम कम प्राइस लेते जाएंगे। तो सबसे लकी बंदा कौन है, आप ये बताइए। पहले वाला जो ये सबसे ज़्यादा रुपए लेके निकल लेगा। उसके बाद जैसे जैसे 7वां नंबर आएगा, सबसे कम प्राइस इसको मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 20-20 रुपये कम मिलते जाएंगे पहले वाले से। इसको x मिलते हैं, तो इसको x - 20, इसको x - 60, x - 80, x - 100, -120 और x - 140, x - 140। आप इन सबको ऐड करेंगे तब आपको 2100 रुपये मिल जाएगा। इतनी धनराशि सबको देनी थी। कितनी बार x आ रहा है, तो 7 बार x आ रहा है। इनको सम करने पर आपको पता क्या चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी है, x - 20 के बाद x - 40 भी आता है, यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा x - 140 को। तो 120 और 100 कितना होता है, 220। उसमें 80 जोड़ा तो 300 हो गया। 360, 20, 380 और 380 + 40 जो कि हमने छोड़ दिया था, वो हो गया 420 हो जाएगा। 38 4 42 होता है ना, तो 1 0 आ जाएगा। 420 हो जाएगा। 7x - 420 = यहाँ पे आ जाएगा 2100। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 2100 + 420 यानी 2520। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला गया तो 21 चला गया, 6 बार में 42 गया और ये 0 हो गया। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट तो यही हो गया। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला बंदा सबसे ज़्यादा रुपये लेके निकल लेगा और बाकी लोग 20-20 रुपये कम कम लेते जाएंगे। सबसे ज़्यादा अमाउंट इतना हो गया। सबसे कम किसका होगा, x - 120 यानी 240। तो 360 240 का कितना गुना है, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ये मैंने आपको पेड ग्रुप में बताया था। 2 बार में जाएगा 120 से काटेंगे, 3 बार में जाएगा तो 1.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.5 गुना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही है। जिन्होंने भी सी टिक लगाया है, जिन्होंने मुझे पेपर दिया है, उनका भी सही है।
तो फिलहाल इतने क्वेश्चन रखते हैं, एक और पार्ट इसमें आएगा जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ आप सारा वीडियो देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।